₹1 चीनी के बढ़ने से 5.5 अरब। तो ये जब 26 रुपए 27 रुपए जब चीनी बढ़ती है तो आप सोच लें कि थोड़े से लोगों को कितना पैसा का फायदा होता है। कौन मारा जाता है? आम लोग। और आज तक क्यों नहीं कोई इनको हाथ लगा सका? क्योंकि ताकतवर है और इनका इन्फ्लुएंस सारी पार्टीज के ऊपर है। अब तक शुगर मिल्स को किसी ने नहीं पूछा था, जो कीमत का वो फैसला करते थे वो कीमत आ जाती थी। पहली दफा एक बड़ी डिटेल तफसील में इंक्वायरी हुई है, हमें सब चीजें पता चल गई हैं। जो अब हम प्लान लेके आ रहे हैं, आगे आपको इस तरह महंगी चीनी नहीं मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन मिर्ज़ा गालिब, उर्दू ज़बान के अजीम शायर। उनका एक शेर मुझे याद आ गया कि आँख को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो चीनी के हवाले से वादे वईद कर रहे थे, उसके जवाब में मुझे ये शेर आ गया। पाकिस्तान के अवाम का एक हिस्सा मैं भी हूँ और अवाम की ओवरऑल इस वक्त जो फीलिंग है, सेंटिमेंट है, वो यही है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पिछले 3 माह में पेट्रोल की कीमतों में 31 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हुआ है और कल रात को 8 रुपये फ़ी लीटर इजाफे के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह को ये कीमत पहुँची है। 146 रुपये फ़ी लीटर इस वक्त पेट्रोल है। चीनी 15 दिन में 55 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई है। 140 से 160 के दरमियान मुख्तलिफ शहरों में ये फ़ी किलो रिटेल प्राइस में आपको बता रहा हूँ दस्तयाब है। 3 साल में 56 रुपये से लेके 150 रुपये फ़ी किलो तक तारीख की बुलंद तरीन सतह को पहुँच गई है। आज इमरान खान साहब ने चीनी के हवाले से क्या कहा, सुनिए। चीनी एकदम 140 रुपए पे पहुंच गई। मैंने पता चला है क्या हुआ। पता चला कि 3 शुगर मिल्स सिंध के अंदर जो चल रही थी उनको बंद कर दिया। उसकी वजह से यहाँ की जो शुगर मिल्स थी इन्होंने जखीरा अंदोजी करनी शुरू कर दी। मैंने चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि हमारा तो कानून है, जखीरा अंदोजी कर नहीं सकते। पता चला जी जुलाई से ये शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है उस कानून के खिलाफ। फिर पता चला शुगर मिल्स के ऊपर कंपटीशन कमीशन ने 40 अरब रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है, उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। फिर पता चला 500 अरब रुपया FBR ने इनके ऊपर लगाया हुआ है कि मजीद इन्होंने टैक्स देना है, उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब आपको, क्योंकि पंजाब में ये हो रहा है, अपने लॉ मिनिस्टर को और एडवोकेट जनरल को कहें कि फौरी तौर पे ये विकेट करें स्टे ऑर्डर। ये जुल्म है हमारी आवाम से कि ये शुगर माफिया मिलके अरबों रुपया कमा लेता है आवाम की कमर तोड़ के, और गवर्नमेंट जब कुछ करने जाती है स्टे ऑर्डर लिए हुए इन्होंने। अच्छा, यहाँ पे माई फुल सिंपथीज टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, क्योंकि 3 दिन पहले उन्होंने 120 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया था गरीब अवाम के लिए, और उन्होंने कहा था कि आटा, घी, चीनी, ये 3 आइटम्स हैं, इसके ऊपर हुकूमत गरीब लोगों को सब्सिडी देगी। अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं थी, यानी कि जो 120 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तस किए गरीब को सब्सिडी देने के लिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हुई थी। उससे पहले ही माफिया सरगर्म हो गया और उन्होंने कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी। यानी कि माफिया की जो नीयत है वो ये है कि ये 120 अरब रुपया जो हुकूमत ने गरीब लोगों के लिए मुख्तस किया है, ये उनकी जाती जेबों में जाए, कीमतें बढ़ा दें और ये 120 अरब रुपया भी किसी ना किसी तरीके से हथिया लें। अब प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ हमने एक कानून पास किया, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर हो गया। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको जुर्माना किया 40 अरब का, उसके ऊपर स्टे हो गया। FBR ने 500 अरब रुपए का टैक्स का इनको नोटिस भेजा, उसके ऊपर स्टे हो गया। अब वो रिक्वेस्ट करें एडवोकेट जनरल पंजाब से, चीफ मिनिस्टर पंजाब से, कि आप इन स्टे ऑर्डर्स को खत्म करवाएं। अब देखें, आई बिलीव व्हेन द प्राइम मिनिस्टर of the country has to say this publicly to his team, then the team has to perform. जो भी करना पड़ता है करना चाहिए। एडवोकेट जनरल पंजाब को भी और चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी अदालतों को ठीक कर दें, सिस्टम को ठीक कर दें। ये स्टे ऑर्डर्स हो जाते हैं, उसके बाद वो चलते रहते हैं। क्यों ऐसा है? आपने कहा था अदालतें ठीक हो जाएं, बहुत सारे प्रॉब्लम। दिस इज वन एग्जाम्पल जहां पे आप इस सिस्टम को अगर ठीक कर दें और अगर कोई स्टे ऑर्डर्स जो है वो एक दफ़ा हो जाता है, उसके बाद वो महीना दर महीना के हिसाब से चलते हैं और गरीब आदमी पिसता चला जाता है, तो आप जल्दी उनके फैसले लें। और एडवोकेट जनरल पंजाब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, और चीफ मिनिस्टर साहब को भी इसमें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम ऑपोजिशन से शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा, सुनिए। जब से ये रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ है, मैं आपके सामने चंद
घरेलू अशिया रख देता हूँ, आप खुद ही हिसाब लगा लें। ये चीनी है 150 रुपए किलो, वज़ीर-ए-आज़म के पैकेज से पहले ये 120 रुपए किलो बिक रही थी। 40% ये चीनी बनाने वाले जो 3 दिन में 30 रुपए बढ़ी है, काबीना की टेबल पर मौजूद, आटा डालने वाले काबीना की टेबल पर मौजूद है। ये आटा है फी किलो 80 रुपए, ये पेट्रोल का लीटर है ये 9 रुपए बढ़ चुका है जब से रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ है। तो ये डाके की बात कर रहे थे शायद खकान अब्बास साहब भी, पेट्रोल के हवाले से आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। सारी दुनिया में मसला पड़ा हुआ है इस वक्त महंगाई का। पहले पेट्रोल की कीमत, तेल की कीमत नीचे चली गई और अब पिछले 3 महीने में तेल दुगना हो गया। आज हिंदुस्तान में वहां लीटर पेट्रोल 250 रुपए का है, बांग्लादेश में 200 रुपए का है, पाकिस्तान में अब 144 रुपए का है, सबसे कम है। जब तेल महंगा होता है सब कुछ महंगा होता है। तो जब ये सारी दुनिया में जो महंगाई हुई वो जाहिर है पाकिस्तान इसी दुनिया में है, कोई आसमान में तो नहीं है, तो इसका हमें भी असर होना था। ये टेंडेंसी है इस गवर्नमेंट के अंदर कि जब भी पेट्रोल की बात आती है वो कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं भारत के साथ, बांग्लादेश के साथ, और कहते हैं देखें उधर की निस्बत पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कम है। और जब महंगाई की बात आती है वो कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ और कहते हैं देखिए जी वहाँ पे भी महंगाई हो गई है तो यहाँ पे, बट द रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स दे टोटली इग्नोर। मिसाल के तौर पर वहाँ पर फीकस आमदनी क्या है, मिसाल के तौर पर वहाँ पर गुर्बत की शरह क्या है, मिसाल के तौर पर वहाँ पर मौशी तरक्की की रफ्तार क्या है। अब ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करें ना आप। वो तो चले वहाँ पे अगर महंगाई हुई है तो अगर वहाँ पे फीकस आमदनी ज़्यादा है, अगर वहाँ पे गुर्बत की शरह कम है, इतने गरीब लोग नहीं है जितने के पाकिस्तान में है, और फीकस आमदनी वहाँ पर एक मजदूर की उससे कई गुना ज़्यादा है जो यहाँ पर एक मजदूर को दिहाड़ी मिलती है, और अगर वहाँ पर मौशी तरक्की की रफ्तार भी है, then there is no comparison. You cannot draw the comparison. You draw the comparison if you're performing equally well in economics with those countries, then you draw the comparison. लेकिन जब आप वहाँ की मारूजी हालात के साथ मुकाबला ही नहीं कर सकते हैं, then how do you draw the comparison? आप कर नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम है इस अप्रोच के साथ। बहरहाल अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं जी। सदाकत अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उस्मा बुखारी साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और शम्सुल इस्लाम साहब वाइस प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची स्टूडियो से हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शम्सुल इस्लाम साहब, सबसे पहले मुझे ये बता दें कि चीनी की जो सरकारी कीमत है वो 90 रुपये मुकर्रर की गई थी, और जमशेद चीमा साहब का मैं शॉर्ट भी सुनवा देता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि नवंबर में ये प्राइस कंट्रोल हो जाएगा, और वो उन्होंने बड़े वादे किए साहब ने आके, लेकिन 105 110 पे ये बिक रही थी, इसके बावजूद कि 90 रुपए का वादा था। अभी तो 150 पे चली गई ना, 140 प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कोट कर रहे हैं, 140 से 160 की खबरें मेरे पास मौजूद हैं कि मुख्तलिफ शहरों में दस्तयाब है। तो क्या वजह है कि ये प्राइस कंट्रोल हो नहीं रही, ये क्या वारदात है, क्या प्रॉब्लम क्या है? शम्सुल इस्लाम सर जी, आपको ये सारी चीज़ें समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि किस मॉडल ऑफ इकोनॉमी में हमारा मुल्क चल रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो हौज पौज इकोनॉमी है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी बिजनेस करता है और गवर्नमेंट भी बिजनेस करती है। इस हौज पौज मॉडल के अंदर जो है क्रोनीज कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा परवान चढ़ता है और चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपको देखा है कि यहाँ पर स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, और जो वेल कनेक्टेड लोग होते हैं वो हर उस पॉलिसी का फ़ायदा उठाते हैं। यही वजह है कि आप मुसलसल देखें कि अगर 3 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं। 54 रुपए की चीनी थी और आज जो है मार्केट में एक्स मिल्क हुए, कल जो 142 को टच कर गई, लेकिन आज फिर जो है नीचे आई है मार्केट, और इस वक्त जो है 131 रुपए तक का पोजीशन हो गई है। तो इस मॉडल में जहाँ पर आपकी हौज पौज इकोनॉमी हो, कभी भी आपके जो है जो एलीट कैप्चर होता है वो क्रोनीज कैपिटलिज्म में परवान चढ़ता है, और वही फिर आपके सारे रिसोर्सेज को ग्रैब कर लेता है। और यही वजह है कि आपके यहाँ देखें जी, जो मिडिल क्लास का तबका है उनकी स्पेंडिंग में अब इतनी पावर नहीं रही, जो लोअर क्लास तबका था जो आपका गुर्बत में बढ़ता जा रहा है। तो ये डिस्टॉर्शंस जहां पे हौज पौज इकोनॉमी में हुकूमत करती है, उन डिस्टॉर्शंस का बेनिफिट जो है वो कलेक्टेड लोग ले जाते हैं और अपनी कीमतें बढ़ाते हैं। शम्सुल इस्लाम साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो बहरान है चीनी का फिल वक्त, इसका बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? ये डीलर्स इसके बड़े बेनिफिशियरी हैं या फिर मिल मालिकान? और कितने अरब का डाका पड़ जाएगा जब तक ये कंट्रोल होगा, अगर ये कंट्रोल हो जाएगा और चीनी की कीमत को वापस गवर्नमेंट नीचे ले आएगी? देखिए जी, अभी आपने देखा कि 2 हफ्ते के अंदर जब 98 का एक्स मिल का रेट था वो बढ़ के जो है कल 142 तक चला गया। तो इसमें आप देख लें कोई 44 रुपए किलो की आपको उसमें प्राइस इंक्रीज आई थी। उसमें आपके जो है जब शुगर बैलेंस भी देखते
सकते हैं पॉलिसी को, क्योंकि स्टॉक्स आपके जो प्रोड्यूस होते हैं वो 4 महीने के होते हैं। जब आपके पास क्रचिंग सीजन स्टार्ट होता है अक्टूबर 15 से, या अक्टूबर से आप स्टार्ट कर लें तो आपका जो है फरवरी मार्च तक आपका एंड सीजन हो जाता है। उसके बाद वो पूरा साल जो है वो आपको चीनी यूज़ करनी होती है। तो हमारे पास एंड सीजन में आके स्टॉक्स कम हो गए थे, और मार्केट में ये था कि हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई थी, आपको पता होगा कि उसमें इंपोर्ट करने का 5 लाख टन का डिसीजन लिया गया था जनवरी के अंदर ACC ने, और उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना था, TCP के जरिए इंपोर्ट करना था। वो डिसीजन एज यूजुअल जैसे हमेशा होता रहा है कि वो डिले किया गया, और उसमें जब चीनी जो है लंदन लाइफ वो डिले किया गया। अच्छा, ये इंपोर्ट से मुझे याद आया कि ये जो चीनी इंपोर्ट हुई थी उसमें वो चीनी भी थी जो कि बारीक थी। एंड आई रिमेंबर वन डे माय कैमरामैन टोल्ड मी कि सर यूटिलिटी स्टोर से जो चीनी मिलती है वो इतनी बारीक है जैसे कि नमक होता है, और उसकी क्वालिटी उस तरह से नहीं है, और जिस पर 28 रुपए फी किलो तक सब्सिडी भी दी जा रही थी। इसकी दस्तयाबी है मार्केट में, और या फिर वो चीनी भी मार्केट से गायब हो चुकी है? देखिए, जो लोकल जो चीनी है वो तो यहाँ कराची की मार्केट में और बहुत ज़्यादा जो दुकानें हैं वहाँ पर लोकल मिलती है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की थी जो अभी तक TCP के जरिए, वो गवर्नमेंट जो है यूटिलिटी स्टोर के जरिए सप्लाई कर रही है। और पंजाब में कुछ सिलेक्टेड शॉप्स हैं, रिटेलर्स हैं जिनको चीनी 85 की दी और वो फिर 90 में जो है वहाँ पर रिटेल कर रहे हैं। अब चीनी का जैसे आपने कहा बारीक का, तो मैं ये बताऊँ कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो होता है हाई एक्यूम्सा लो का, और साथ में फाइन शुगर वो वहाँ पर पसंद की जाती है क्योंकि वो डिजॉल्व जल्दी हो जाती है। हमारे यहाँ कंज्यूमर की जो हैबिट है, ईटिंग हैबिट है, वो कोर्स ग्रेन पे जाते हैं, मोटा दाना चाहते हैं, और उनको ये जहनों में बैठा हुआ है कि ये गन्ने की शुगर जो है बनती है तो मोटा दाना होता है। तो ये एक फ़र्क है, हालांकि उसके अंदर क्वालिटी में इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। आखिरी सवाल है जी आपसे, मुझे ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आज जब खिताब कर रहे थे उन्होंने जिक्र किया कि सिंध में 3 शुगर मिल्स बंद कर दी गई, जिसकी वजह से, और फिर पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू होगी जिसकी वजह से बहरान जो है वो ज़ोर पकड़ गया। मुझे ये बताएं कि ये सिर्फ पंजाब और वफाकी हुकूमत की नाअहली तक बात है, लेकिन या फिर सिंध हुकूमत का भी इसके अंदर किरदार है? देखें जी, पॉलिसी जो है वो तो शुरू होती है वफाक से, और उस पॉलिसी को जो है वो सारा आप लेके चल रहे हैं। इसके अंदर अगर कुछ लोगों ने शुगर मिलें बंद हो गई, स्टे ऑर्डर ले दिया, उसके ऊपर तो मैं कोर्ट की बात है, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आपको ये देखना होता है कि जब आपकी चीनी एंड सीजन में प्राइस हमेशा हर साल बढ़ती है, इस दफ़ा कुछ एबनॉर्मल प्राइस हाइक आई और बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उसमें कोई भी जो मिलर जो है वो कभी भी उसको होल्ड नहीं करेगा, बल्कि वो कोशिश करेगा कि मैक्सिमम हाई प्राइस पे बेच के मैं अपना नफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ, और उसमें आपका स्टॉक्स जो बढ़ते रहते हैं। लेकिन आपका जो सबसे बड़ी जो इसमें गलती हुई है वो ये हुई है कि आपके क्रशिंग लास्ट ईयर आपने अक्टूबर सिंध में स्टार्ट हो गए थे अक्टूबर के अंदर, फर्स्ट वीक के अक्टूबर में, और इस दफ़ा जो है वो मार्च अभी स्टार्ट अपना नवंबर स्टार्ट हो गया है और अभी तक क्रशिंग स्टार्ट नहीं हुई। क्रशिंग डिले करने से आपकी सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, और जो डिप्लीटेड स्टॉक आपके जो बहुत ज़्यादा कम होते जाते हैं उसकी बेस पे स्पेकुलेटर्स को मौका मिल गया और उन्होंने प्राइस बढ़ाई। तो उसमें तो सब कनेक्टेड तो लोग हैं सारे। बहुत शुक्रिया शम्सुल इस्लाम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। उस्मा बुखारी, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अब। बिफोर वी गो टू सदाकत अब्बास साहब, सारी डिस्कशन आपने सुनी, प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह से कह रहे हैं अपनी टीम को कि जी स्टे ऑर्डर्स ख़त्म करवाएं, और सिस्टम तो फरसूदा है, वो तो दकियानूसी है। आई अग्री कि हुकूमत का काम है उस सिस्टम को अपग्रेड करना, अपडेट करना और मेरिट के ऊपर लेकर आना, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर साहब भी बेबस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एहतशाम। बिल्कुल इमरान खान साहब बेबस हैं, एक तो इसलिए क्योंकि वो झूठ बोलने से बाज नहीं आ सकते, और दूसरा इसलिए कि उन्होंने जो माफियाज अपने इर्द गिर्द बिठाए हुए हैं, जो शुगर कार्टेल का 40% है। आज इमरान खान साहब ने फिर ब्लेटेंटली झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा पंजाब में वो शुगर मिल्स जो हैं वो शरीफ खानदान की हैं, ज़रदारी साहब के सिंध में हैं, और वो ये बताना भूल गए या जानबूझकर नहीं बताया कि जो 40%, और ये मैं नहीं कहती, शुगर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर खुसरो बख्तियार की फैमिली और जहांगीर तरीन की जो शेयर है वो 40% बनता है पूरी शुगर इंडस्ट्री का। और उनको आज पता चला है कि इसके ऊपर जो है वो उन्होंने आज नोटिस लेने के बारे में उनको ख्याल आया है। ये शुगर का मसला आज से तो नहीं चल रहा है ना एहतशाम, ये शुगर का मसला तो पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है, और इसके ऊपर आपने खुद ही कमीशन भी बनवाया, आपने रिपोर्ट भी शाया कराई। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि किस तरह से कार्टेल बनाए जाते हैं, किस तरह से उन्होंने कहा कि बाकायदा, फिर इमरान खान
साहब ने खुद इंटरव्यूज में कहा, मुझे प्रेशराइज करके मुझसे जो है वो सब्सिडी भी ली गई। फिर इमरान खान साहब ने खुद वजीर तजारत होते हुए चीनी बाहर भिजवाई, फिर प्राइस हाइक हुई और वो आज तक कंट्रोल से बाहर है। और इमरान खान साहब को आज पता चला कि जी वो उसके ऊपर जो है वो स्टे ऑर्डर है। ये मतलब फजूल किस्म की बात है। मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब, बाकी चले हम तो बहुत गुनहगार लोग हैं ना, जिनसे वो हाथ मिलाना पसंद नहीं करते क्योंकि वो बहुत ही कोई आसमान से उतरी हुई चीज है, लेकिन ये खुसरू बख्तियार की फैमिली, जहांगीर तरीन, हुमायूं अख्तर की फैमिली, अपनी जो ये हमारे हैं ये जो शुगर मिल के जो मालिकान हैं, इसमें से 70-75% वो लोग हैं जो इस वक्त बिल वास्ता या बिला वास्ता हुकूमत से ताल्लुक रखते हैं। इमरान खान साहब उनकी शुगर मिलों से जो है वो फिर क्यों नहीं चीनी बाहर निकलवा रहे, उनसे क्यों नहीं कर रहे? जहांगीर तरीन के ऊपर आपको याद होना चाहिए कि जो है वो 2 FIA ने जो है वो FIRs भी दर्ज की। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है, अंडर इनवाइसिंग भी की है, और उसके बाद खुद ही FIA ने जाके कह दिया कि हमें इनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। और एक FIA के अफसर थे साजिद बाजवा साहब, अगर आपको याद हो, उनको हटा दिया गया था इंक्वायरी कमीशन से, और ये कह के हटाया गया कि जी वो जो है वो बाकियों की मदद कर रहे हैं। और उन्होंने बड़ा ब्लेटेंटली इल्जाम लगाया था कि इमरान खान साहब जो है उनका कोई कतन मकसद जो है वो ना शुगर की प्राइस नीचे लाना है, ना वो शुगर मिल मालिकान पे हाथ डालना चाहते हैं। मुझे बताइए ना, 1.5-2 साल से ये तमाशा शुगर का चल रहा है। ये शुगर मिल मालिकान भी वही है, शुगर मिल्स भी वही है, पाकिस्तान भी वही है, गन्ना भी वही उगता है, जो इस दफा हमें हर दफा बताया जाता है बहुत ज्यादा गन्ना उग गया। मुझे ये बताइए कि प्राइसेस, इनको लाहौर हाई कोर्ट ने कहा आप 89 रुपीज के ऊपर शुगर देंगे, ये नहीं करा सके। उसके बाद आपने कहा कि देखिए इमरान खान बैठा है आगे 70 रुपए पे ला के देंगे, जो कि शुगर कमीशन जो है उसने कहा कि 63-64 रुपीज इनकी बनती है कॉस्ट। आज तक ये वो भी इंप्लीमेंट नहीं करा सके। उसके बाद इमरान खान साहब किस मुंह से खड़े होके भाषण देते हैं और लोगों पे इल्जाम लगाते, थकते नहीं है? क्यों नहीं हिसाब लेते हैं खुसरू बख्तियार से, क्यों नहीं हिसाब लेते जहांगीर तरीन से, हुमायूं अख्तर की जो है वो उससे, चौधरी जो परवेज लाई साहब हैं उनकी मिले हैं उनसे क्यों नहीं हिसाब लेते? हमारी मिलें तो इन्होंने 3-4 साल से बंद कराई हुई है। अच्छा है कि हमारी मिलें बंद है, वरना ये फिर भी हम पे इल्जाम निकलता, बाकी सब जो है वो फारिग हो जाते। ये जो सब्सिडी उन्होंने दी, जो चीनी के सारे प्रोसेस हो रहे, उसके अंदर कमीशन की रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर आज खड़े होके वही इल्जाम, वही बातें, वही तमाम चीजें। ये इमरान खान साहब को जो गरूर और तकब्बुर है ना, ये पाकिस्तान को भी बहुत महंगा पड़ा है, पाकिस्तान की सियासत को भी बहुत महंगा पड़ा है। और आज हम जिस हालात में हैं कि शर्म नहीं आती हमें वो खित्ते की बातें झूठी, इंडिया के अंदर जो है पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कीमत बता दी। आपको पता है इंडिया ने आज 15 रुपए की कीमत कम कर दी है पेट्रोल की, और आप उसने हमारे पैसे में करेंसी में कैलकुलेट करके 250 रुपया है, वहां पर 116 रुपए 110 रुपए था, कोलकाता में 116, दिल्ली में 110, और उन्होंने वो भी 15 रुपए कम कर दिया। डीजल की कीमत जो है वो 85 पे आ गई है उनकी। और इंटरनेशनल जो है प्राइसेस, क्रूड ऑयल की कीमत में पिछले 15 दिन से 1 महीने के बीच में $6 कमी हुई है। ये हमें 10-10 रुपए जो है पेट्रोल बढ़ा के फिर आके में भाषण सुना रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि जी वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत ज्यादा पैसे जो है कीमत बढ़ गई है। कीमत इसलिए बढ़ी है कि आपने डीवैल्यू किया है हमारी करेंसी को, और डीवैल्यू करके पाकिस्तान के अंदर एहतशाम, मेरे पास पूरा आगे मैं आपको, अगर आप चाहेंगे मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाऊंगी कि 2013 में जब हमने हुकूमत ली थी $115 पर बैरल था पेट्रोल, तब भी कीमत जो है वो कभी यहां नहीं गई थी जो आज चली गई है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आपने इतना रुपया डीवैल्यू कर दिया, और वो आपने किसके लिए किया है? ये आप IMF के आगे हमें बेच के आज आप सुरखरू हैं और हमें सुना रहे हैं भाषण। आपका भाषण सुनने के लिए अब हम तैयार नहीं है, बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत टाइम मिल गया इनको। 3.5 साल थोड़ा टाइम होता है किसी को डिलीवर करने के लिए। आज भी वही 2018 की तकरीर, आज भी वही रोना पुटना, आज भी वही तमाशा। ठीक है जी, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद गवर्नमेंट से पूछते हैं कि क्या जवाब है इन सारी बातों का। मतलब कि इमरान खान साहब वादे तो कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि 5 साल बाद जब ये गवर्नमेंट जाए तो लोग याद करेंगे हमने गरीब के लिए काम किया था। आज भी उन्होंने मीडिया से जब बात की तो ये बात कही, तो क्या लोग याद करेंगे और क्या वो अगले 2 साल में परफॉर्म करेंगे? गवर्नमेंट से पूछते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू सवाल। आपकी तरफ आते हैं सदाकत भाई साहब, मुझे बताइएगा कि शुरू में प्राइम मिनिस्टर साहब का जो शॉट मैंने इंट्रो में चलाया जिसमें वो कह रहे थे कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ हमने एक कानून पास किया, उस कानून के ऊपर स्टे ऑर्डर ले लिया शुगर मिल्स ने जाके,
तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकने के लिए कानून पास करना बड़ा जायज़ कानून है, क्योंकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गुंजाइश तो इस्लाम में भी मौजूद नहीं है और इस हवाले से हमें बड़ी नसीहत की गई है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गरीब के लिए ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। और कानून अगर पास हुआ है तो ठीक कानून पास हुआ है। उस कानून को अगर चैलेंज किया गया है और उस पर स्टे हो गया है, वो स्टे अभी तक क्यों नहीं खारिज हो पा रहा? एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब है, मैं जानता हूँ पुराने नज़रियाती कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और प्राइम मिनिस्टर साहब को भरे मजमे में उनको कहना पड़ा कि उस स्टे ऑर्डर को वकेट कराया जाए। तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब भी बेबस हैं? जो टीम से उनकी उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो जैसे परफॉर्म करेंगे, इन हर्डल्स को ख़त्म करेंगे, माफिया को कंट्रोल करेंगे, चीनी की, पेट्रोल की, आटे की, घी की कीमत को नीचे लेकर आएंगे, वो नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। एहतिशाम साहब बहुत शुक्रिया। उम्मीद है जिस तरह आपने बाकी दोस्तों को टाइम अपनी पूरी बात करने का मौका दिया, मुझे भी देंगे, ताकि जितने सवाल मेरे दोनों पार्टिसिपेंट्स ने उठाए मैं उनका जवाब दे सकूं। सबसे पहले जो कानून बनाया गया वो कानून इसलिए बनाया गया कि इससे पहले तो ज़ाहिर है चीनी वालों की और इन मिलर्स की हुकूमत थी, और आपको पता है कभी ना चीनी के इस कार्टेल पे ना कभी कोई कमीशन बना, ना कोई रिपोर्ट आई, ना कोई कार्रवाई आई। तो हमारी हुकूमत ने कानून इसलिए बनाया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी को एक काबिल सज़ा जुर्म बना के उनके ख़िलाफ़ जो एंटी कंपटीशन कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी या जो दीगर कमीशन रिपोर्ट दी उसके मुताबिक इसको ठीक किया जाए, और जो पिछली गलतियां जो पकड़ी थी उनको ठीक करने के लिए कानून साजी की जाए। बहरहाल वो अदालत में है और उस पर स्टे हुआ है, और वो स्टे वकेट करने के लिए ज़ाहिर है आप वकील समझते हैं कि खाली उसमें मतलब एक साइड का नहीं, दोनों साइड का मौक़िफ़ सुन के तो वो स्टे वकेट होगा, वो तो एक चीज़ है। बाकी दो बातें यहाँ पे हुई हैं। इमरान खान साहब को इन्होंने महंगाई का ज़िम्मेदार करार दे दिया। ज़ाहिर है ऑपोजिशन है, इनका काम है शोर शराबा करना, लेकिन महंगाई इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना के बाद पोस्ट कोविड जो है वो महंगाई का एक बहुत बड़ी लहर आई है। उसकी वजह कि कोरोना के दौरान सारी सप्लाईज ब्लॉक रहीं और मोस्टली लॉकडाउन दुनिया में रहा, जिसकी वजह से वो सप्लाई चेन अभी बहाल नहीं हो पा रहा, और उसको 1.5-2 महीने लगेंगे अपने वापस आने पे, जिस पे ये महंगाई की जो शरह है ये कम हो जाएगी। चीज़ें तो सस्ती नहीं होती, लेकिन जिस रेट से बढ़ी हैं वो कम हो जाती है, और उसको ज़ाहिर है ये जो लुटी पुटी अपोजिशन है, ये बेवकूफ़ किस्म की अपोजिशन है जिसकी क्रेडिबिलिटी सिफर है, जो खुद फैक्ट्री वाले हैं, जो खुद करप्ट हैं, जो हर अदालतों में फेरे लगा रहे हैं, जिनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है चोरी चकारी का, उनको भी बोलने का मौका मिल गया। चलें कोई बात नहीं, अगर आवाम के लिए बोलें तो ठीक है, सबको पता है कि ये दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दे हैव नो सोल्यूशन। लेकिन बहरहाल इनकी तनकीद अपनी जगह पे, लेकिन मसला है और उस मसले को हल करने का क्या तरीका है। पाकिस्तान में अक्सरियत जो आबादी है उनकी आमदनी का 45% 45% बेसिक खुराक पे जाता है, जिसको ठीक करने के लिए हुकूमत ने एक बहुत बड़ा पैकेज दिया, जिसमें उनको आटा, दालें और घी उनको 30% सस्ता मिलेगा, और वो बिल्कुल टारगेटेड सब्सिडी है। अमीर को नहीं मिलेगा जिसकी इनकम 31,000 रुपये से कम है, सिर्फ उसको मिलेगा ताकि ख़जाने पे भी बोझ कम से कम हो, और जो कर्ज़ों की हमारी लानत ये लाद के गए हैं ये करप्ट लोग, वो भी हम मज़ीद अगले आने वाली नस्लों पे ना ला दें, और एक अपना पाँव यानी चादर देख के पाँव फैलाएं और गरीबों को बचाएं भी। और उम्मीद है कि 2-2.5 महीनों में ये जो इंटरनेशनल प्रेशर है इन्फ्लेशन का वही भी कम हो जाएगा, और पाकिस्तान में भी जो हमारी सब्सिडी है ये भी लोगों को खासा रिलीफ देगी, उससे कीमतें कम होंगी। इसके अलावा अगर आपने मतलब जो इसको हुकूमत पे डाला है तो ठीक है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मैक्सिमम रिलीफ दे। अभी पेट्रोल में 30 रुपये की लेवी थी जो कम करके अब 4-5 रुपये कर दी है। 17% सेल्स टैक्स था जो कम करके 1-1.5% कर दिया। हुकूमत ने अपना तमाम मार्जिन जो हमें कल पैसे इकट्ठे होने थे, जिसको हमने कल लोगों को सब्सिडी देनी है या सेहत और तालीम देनी है, उनको कम करके गरीब लोगों को रिलीफ दिया है। मैं नहीं समझता कि एक ईमानदार हुकूमत इससे ज़्यादा कुछ कर सकती थी। कहीं आपको इनकॉम्पिटेंसी लग रही है तो आप बता दें। जहाँ तक ये है कि माफिया को कंट्रोल करना है और चीनी की कीमतों को कंट्रोल करना है, उसमें जो वज़ीर-ए-आज़म ने आपको वज़ीर-ए-आज़म ने बताया, एक तो ये सिंध की मिलों का मसला है, दूसरा आपको पता है कि अक्सरियत में मिलें, ज़ाहिर है PTI के लोगों का भी इन्होंने नाम लिया, लेकिन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का कारोबार ही चीनी का है, जरदारी साहब का कारोबार ही चीनी का है, और ये सारे मिल मिला के इस कौम को 30-40 साल से लूटते आ रहे हैं, अब भी लूट रहे हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी है कि जिस तरह इनको ये चोर कोई यहाँ से भाग गए हैं, कोई छुप रहे हैं, कोई तारीखें भुगत रहे हैं, इनको चीनी वाले मामले में इंशाल्लाह पकड़ा जाएगा।
ये कानून की जो रुकावट है ये दूर हो, तो इंशाल्लाह ये भी इस मुसीबत से भी इस कौम की इंशाल्लाह जान छुड़ाएंगे जिस तरह बाकी मुसीबतों से छुड़ाई है। अच्छा, एक चीज़ तो ये जितना भी शुगर मिल मालिकान है वो तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में है ना, कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसमें शुगर मिल मालिकान नहीं बैठे हुए। तो आप अगर आप कहते हैं PMLN में, पीपल्स पार्टी में, तो दिस इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। आपकी पार्टी में भी है, आपकी पार्टी में भी है। पहली सवाल। दूसरी बात यह कि आपने थोड़ी देर पहले ये कहा कि पेट्रोल में, सुन तो लेना मेरी, एक दफे जवाब दे दीजिएगा जी, मुझे बता दें जहांगीर पास क्या मेरा सवाल पूरा सुन लें। और सर मेरा सवाल तो पूरा सुन लेना आगे, उसके बाद फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। आपने कहा कि पेट्रोल में हमने लेवी कम की है और गरीब आदमी को रिलीफ दिया। हाल ही में पेट्रोल की जो कीमत थी इंटरनेशनल मार्केट में, तेल $5 सस्ता हुआ है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे आपने महंगा कर दिया। पिछले 3 महीने में 31 रुपए फी लीटर महंगा किया है। अभी रात को आपने 8 रुपए फी लीटर महंगा करके 146 कर दिया है। जी, 3 हफ्तों का टाइम लैग होता है। जब सस्ता होता है यहाँ पहुंचने तक, इम्पैक्ट तक 3 वीक्स लगते हैं, तो 3 वीक्स के बाद उसका इम्पैक्ट यहाँ आएगा जो सस्ता हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 3 वीक्स के बाद आप पेट्रोल सस्ता कर देंगे? 3 वीक्स के बाद आप पेट्रोल सस्ता बिल्कुल, अगर ये मेंटेन है, जी मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, बिल्कुल सस्ता करेंगे। अगर 3 वीक में, जी 3 वीक में मजीद। अच्छा, दूसरा मुझे इस चीज का जवाब दीजिएगा कि जिन 3 अशिया पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सब्सिडी का ऐलान किया 120 अरब रुपए की, अब एहसास बहुत है इमरान खान साहब में, मैं ये बात मान रहा हूँ। वो तो एहसास प्रोग्राम चला रहे हैं, वो कहते हैं लंगर खाने खोलो गरीब के लिए, एहसास प्रोग्राम, और आटा चीनी घी के ऊपर हम सब्सिडी देंगे। 120 अरब रुपए का ऐलान होता है, एंड बिफोर इट इज इम्प्लीमेंटेड कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो वो जो माफिया जो आपसे कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा, उसने 120 अरब रुपए हड़प करने का भी फैसला किया। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? नहीं, अच्छा, वो चीनी पे सब्सिडी नहीं है, वो सब्सिडी आटा पे है, दाल पे है और घी पे है। कीमत चीनी की बढ़ी है, तो ये थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ आप करेक्ट कर लें। तो बाकी आपका सवाल ये ठीक है कि अगर ये जो मतलब वो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं कि चीनी पे सब्सिडी नहीं दी, वो आटा चीनी पे सब्सिडी दे ही नहीं रहे आप बावजूद इसके। अच्छा, ये तो फिर और बुरी बात है ना कि 140 रुपए पे पहुंच गई चीनी और आप सब्सिडी नहीं दे रहे। आपको पता है चीनी कितनी इंपॉर्टेंट है गरीब आदमी के लिए? चीनी से कैलोरीज मिलती हैं एक मजदूर को जिसने सारा दिन जाके मजदूरी करनी है। आप उस पे क्यों नहीं सब्सिडी दे रहे? Why not? Why are you not giving the subsidy on sugar? मैंने ये कहा जी, नो, लेट मी एक्सप्लेन माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने ये कहा कि जो 2 दिनों में या 3 दिनों में जो चीनी की कीमत बढ़ी है, सब्सिडी चीनी पे अनाउंस नहीं हुई, सब्सिडी बाकियों पर हुई है। चीनी की कीमत 15 नवंबर से तो उनकी भी कीमतें बढ़ी हैं सर, आटे और घी की भी कीमत बढ़ी है। सदाकत अली बात साहब, आटे और घी की कीमतें भी बढ़ गई हैं जब से ऐलान हुआ है सब्सिडी का। कीमत 15 नवंबर से खुद ब खुद, और मैं आपको यकीन देता हूँ इंशाल्लाह 100 से नीचे आएगी, वो बिल्कुल आएगी। इस वक्त चीनी के स्टॉक्स कम हो गए और कुछ माफिया ने कुछ मिलें भी बंद की हैं, और हुकूमत के पास जो टूल है उनको क्रैक डाउन करने का, वो टूल हमारे पास कानून साजी, और कानून साजी अदालतों में फंसी हुई है। मैंने आपको ये 15 नवंबर से कितने पे आ जाएगी चीनी की कीमत? करना चाहते हैं तो आपका हक है। 90 रुपए पे जो आपने फिक्स किया, जो मार्केट, मैं तो कह रहा हूँ 100 से कम आएगी इंशाल्लाह, 100 से कम आएगी। ये आपसे मैं अपना एक तजर्बा आपने की रेशमी बात कर रहा हूँ कि 100 रुपए से कम आ जाएगी इंशाल्लाह। ये टारगेट है हमारी गवर्नमेंट। जी, उस्मा बुखारी साहब वो कह रहे हैं कि 15 नवंबर से ये क्रशिंग के बाद जो है चीनी की कीमत 100 से नीचे ले आएंगे, हम इसे कंट्रोल करेंगे। ये तो बहुत कुछ कह रहे हैं, इनके कहने पे आप एतबार कर सकते होंगे एहतशाम, मैं और मुल्क की आवाम बिल्कुल नहीं करने को तैयार। 1.5-2 साल से यही तो अलिफ लैला की कहानी सुन रहे हैं हम। आपको नहीं मालूम है कि इन्होंने इमरान खान सामने बैठा है 70 से नीचे लाएगा चीनी, ये भी कहा था। इमरान खान ने कहा कि मैं हर सूरत में 21 नोटिस ले चुके हैं महंगाई के, लेकिन PTI का बंदा हो, फिर जाहिर इमरान खान का शागिर्द हो और वो झूठ ना बोले, ये तो मतलब वैसे ही मुमकिन नहीं ना। अब जरा ये खित्ते में महंगाई की शरह सुन लें। चाइना में महंगाई की शरह 2.4% है, भारत में 6.62% है, बांग्लादेश में 5.69% है, श्रीलंका में 6.15% है और पाकिस्तान में 10.74% है ये महंगाई की शरह। और ये हमें बताने चले हैं, यही तो बात है, जिन्होंने सच ही नहीं बोलना, जिनके मुकद्दर में सच बोलना लिखा ही नहीं, जिन्होंने जो तकलीफ है उसमें सिर्फ नमक छिड़कना है, और जब उनको हालात का इदराक ही नहीं है तो उसका वो कैसे करेंगे कम। अब इनकी जरा वो तकलीफ पैकेज के ड्रामे का सुन लें। 923 रुपए इन्होंने महाना देने हैं 6
जो अफराद की फैमिली को 923 रुपए की जो सब्सिडी का इतना बड़ा कारनामा इन्होंने सरअंजाम देना है। और किया क्या है कि जिस दिन ये पैकेज अनाउंस होता है उसी दिन एग्जैक्टली 1 घंटे बाद घी की कीमत में 53 रुपए पर केजी और तेल की कीमत में जो है वो 61 रुपए पर केजी इजाफा कर दिया जाता है। अब ये बिजली की कीमत में आपकी इतला के लिए कि आज 1 रुपए 68 पैसे जो है वो मजीद इजाफा कर दिया गया। दूसरी तरफ वो सुना ये रहे हैं, चूंकि आपको ये मालूम होना चाहिए और हमारे घर में तो आज से ही मतलब पिछले हफ्ते से ही गैस की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है और गैस चूंकि होगी नहीं तो उसका अल्टरनेट ये निकाला कि जी हम कहते हैं कि आप बिजली इस्तेमाल करें, हम आपको रिलीफ देंगे और बिजली की कीमत में इजाफा। इतने बड़े डकैत हैं ये, इतने बड़े फ्रॉड हैं ये कि हम फिर भी निकालना हमारी जेब से है, लेकिन अपनी वाह वाह करा दें। इमरान खान जो है वो उसको आप लीडर मान लें तके से और आप भूल जाएं कि वो जो है वो उससे हमारे साथ क्या कर रहा है। एक तरफ आप घी की कीमत में आप 53 रुपए पर केजी इजाफा कर रहे हैं, 30% आप मुझे कमी करके, फिर पैसे तो आपने मेरी जेब से लिए ना, फिर मेरी जेब से पैसे गए ना। फिर ड्रामेबाजी काहे की है, ये काहे का तमाशा शुरू किया है इन्होंने। और ये जो इल्जाम लगा के फारिग हो जाना होता है ना, ये इनके ऊपर खत्म है। ये इल्जाम ही लगा सकते हैं, इनका नाम इल्जाम खान हमने गलत नहीं रखा हुआ। मुझे ये बताइए शुगर कमीशन की रिपोर्ट को जो इनके दौरे हुकूमत में हम हाँ बिल्कुल सदाकत वासी साहब प्यारे भाई, हमारे दौर में माफियाज नहीं थे ना, चीनी 55 रुपए पे मिलती थी ना, शुगर मिलें हमारी चल रही थी ना, उसके बावजूद ये माफियाज ने ये सब नहीं किया था जो आपके हाजी सादक और अमीन के आने के बाद हुआ है। और वो चीनी जो है वो 140 रुपए पे जो आज पहुंच गई है, ये आप ही की मेहरबानी है। हमारी शुगर मिल जो हमारा परसेंटेज है शरीफ फैमिली का वो 6% के बनता है करीब पूरी शुगर इंडस्ट्री का। सिर्फ खुसरू बख्तियार और जहांगीर तरीन का 40% है। उसके बाद बड़े जो शुगर के वो है वो हुमायूं अख्तर खान साहब की फैमिली है, उसके बाद हमारे स्पीकर साहब की फैमिली है। ये वो फैमिलीज हैं जो बड़े शुगर के जो है वो प्रोडक्शन के जिनके परसेंटेजेस हैं और हमसे कहीं ऊपर हैं। लेकिन इल्जाम वो फिर मगर मुर्गे की एक टांग, हमें तो आदत हो गई है, ये कर लें जो मर्जी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इल्जाम लगा कि आप लोगों को रिलीफ दे सकते हैं? भाई तुम हमें सुबह दोपहर शाम चोर कहो, लेकिन आम आदमी को वो प्राइसेस दे दो जो हमारे दौरे हुकूमत में थी। उनको आटा 35 रुपए देना शुरू करो, हमें कहो चोर डाकू, मुझे कबूल है, हमें कहो चोर डाकू, लेकिन उनको जो है चीनी दे दो 55 रुपए पे जो उनको मिल रही थी। अभी मेरे पास ये इमरान खान साहब का एक बड़ा खूबसूरत जो है वो मेरे पास इरशाद जो है वो आया, मैं जरूर पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। और ये इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले का है। आटा 13 से 45 रुपए हो गया, ये इमरान खान साहब खुद मान रहे हैं, जब हमारे दौरे हुकूमत से एक हफ्ते बाद इलेक्शन था। दाल 55 से 90 रुपए हो गई है, चीनी 21 रुपए से 39 रुपीस पे हो गई। इमरान खान साहब ने खुद एक्सेप्ट किया कि उस वक्त जुलाई 18 में चीनी 39 रुपए की मिल रही थी और दूध जो है वो 100 रुपए पे चला गया है। ऐसे अदा करते हैं आप करप्शन, चोरी और कर्जों की कीमत। अब मुझे ये बताइए इसी यार्ड ठीक हो गया जी। आई आल्सो हैव दिस ट्वीट, ये मेरे पास भी पड़ा हुआ है इमरान खान साहब का ट्वीट, इसका जवाब सदाकत आप कह रहे हैं कि मुझे आपको उन पे एतबार है, लेकिन मुझ पे नहीं है, मुझे नहीं उन पे एतबार। मैं तो आपसे पूछ रहा था आपको है कि नहीं है, मैंने ये तो आपको बताया नहीं कि मुझे है, ये तो मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सदाकत साहब से पूछते हैं इस ट्वीट के बारे में। वेलकम बैक टू सवाल। आज इमरान खान साहब ने जो तकरीब से खिताब कर रहे थे वहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से क्या कहा, ये सुने सर। उस्मान बुज़दार साहब, जब आपको लोग तनकीद करते हैं तो उनको एक चीज़ कहें कि 5 साल के बाद हमारी परफॉर्मेंस देखना। हमने 5 साल का मैंडेट लेके आए थे, 3 साल का या 2 साल का नहीं लेके आए थे। यानी कि बुज़दार साहब को पब्लिकली एडवाइस कर रहे हैं कि 5 साल बाद लोगों को बताएं कि आप हमारी परफॉर्मेंस देखना, जिसमें से 3 साल और कुछ अरसा उसके ऊपर ही गुजर चुका है। तो उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से इमरान खान साहब इवन आफ्टर 3 years इज कन्विंस्ड, इमरान खान साहब कन्विंस्ड हैं कि बुज़दार साहब परफॉर्म करेंगे। और फिर वो तो ये भी कहते हैं कि परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि प्रोजेक्शन नहीं करते हैं तो लोगों को पता नहीं चलता, मीडिया को पता नहीं चलता।
तो बुज़दार साहब में कोई कमी बेशी, किसी किस्म की कोई नाअहली, किसी किस्म की कोई मिस गवर्नेंस, कोई गवर्नेंस के मामलात, इश्यूज़, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। पंजाब के सबसे बड़े सूबे, 12 करोड़ की आबादी को वो हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर के तौर पे। इमरान खान साहब को उनमें किसी किस्म की परफॉर्मेंस में उनकी कोई प्रॉब्लम, कोई कमी, कोई बेशी किसी हद तक नज़र नहीं आती है। और वो यही कह रहे हैं अभी भी उस्मान बुज़दार साहब को कि अभी 3 साल गुजरे, 2 साल आप और बताएं और हैं, फिर हमारी परफॉर्मेंस देखना। तो सदाकत भाई साहब, क्या ऐसा होने जा रहा है अगले 2 साल में? क्योंकि जो फिगर्स हैं, जो स्टेटिस्टिक्स हैं, जो हालात हैं, जो मामलात हैं, जो खबरें हैं, जो तज्ज़िये हैं, वो तो इतने प्रॉमिसिंग नहीं है। क्या ऐसा होने जा रहा है अगले 2 साल में जिसका कॉन्फिडेंस उस्मान बुज़दार साहब को इमरान खान साहब दे रहे थे? जी, बड़ा अच्छा सवाल है तशाम, लेकिन कुछ चंद सेकंड के जो पिछली बातें हुई, अज़मा साहब ने कहा कि घी का आपने जो ही सब्सिडी अनाउंस की 30%, इनको लगता है कि 30% घी की सब्सिडी कोई नहीं है। इनसे पूछें किस तरह किलो घी मिलता है, अगर उसमें उसको उसकी कीमत को उसमें 1/3 अगर रिलीफ मिल जाए तो कितना बड़ा गरीब बंदे को फ़ायदा होगा। इनको क्या पता, मिलों वालों को क्या पता कि 30% अगर 400 रुपये किलो की चीज़ है तो उसका 30% निकालें तो वो कितना बनता है। शायद इनको तो इतने गरीबों का हिसाब किताब भी नहीं आता। बहरहाल ये इनकी मर्ज़ी है कि ये गरीबों के 30% का मजाक उड़ाएं। और साथ इन्होंने कह दिया कि घी महंगा करके हमसे पैसे ले लिए। तो बीबी को समझाना है कि बीबी, घी हुकूमत नहीं बेचती, घी उसी तरह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी की मिल रहे हैं जो घी बेचते हैं। तो ये कोई हुकूमत की देने वाली आइटम नहीं है। हुकूमत इसको एक कंट्रोल करने का, प्राइस कंट्रोल हुकूमत के पास घी का नहीं है। और मैं आपको बता दूं, साहब का नाम भी पाम ऑयल से घी बनता है। वो कह रही हैं कि आपकी पार्टी में भी शुगर वो बोले, मैं जरा नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो खुसरो बख्तियार ही है। आज ताकत को पता नहीं क्या हो गया है, हमारी घी की तो कोई मिल नहीं है। मुझे अगर बात करने दे, मैंने आपकी सारी आपकी तनकीद सुनी है। थोड़ा सा हौसला रखें, बल्कि आप कहती होती है ना थोड़ा सा हौसला रखें, तो थोड़ा सा हौसला आप रखें। मैं चीनी में कह रहा हूँ, चीनी में मैं कह रहा हूँ कि चीनी में खुसरो बख्तियार साहब और हुमायूं अख्तर खान साहब का नाम ले रही है ना वो। जी, मैं सदाकत साहब नहीं, वो ले रही है, ठीक ले रही है, उनकी मिले होंगी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो आपने कहा है गलत बात कोर्ट की कि इमरान खान साहब ने रिलीफ दे के सस्ता करके तो महंगा कर दिया, तो ये फैक्ट्रियां हुकूमत की नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर है। और मैं आपको बता दूं, चेक कर लीजिएगा, अभी आप गूगल से पढ़ रही थी, गूगल से चेक करें कि 1 साल पहले पाम ऑयल $500 का था, अब कोरोना की वजह से $1300 का वो हो गया। और ये पूरी दुनिया में हुआ, और पूरी दुनिया में इमरान खान की वजह से नहीं हुआ। आपकी शफकत ज़्यादा है इमरान खान पे, आपको गुस्सा है कि मियाँ साहब को क्यों यहाँ चले गए इमरान खान की वजह से। तो वो बेसिकली पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल महंगा हुआ, और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी 3 गुना महंगी होगी। ये कोरोना की जो बीमारी है ये इमरान खान की वजह से नहीं है, ये पूरी दुनिया में आई है। और इतनी बड़ी वबा के बाद उसके इकोनॉमिक इफेक्ट्स हैं जो शायद नून लीग वालों को जल्दी समझ नहीं आती। सवाल है सदाकत अली साहब, एक सवाल है, समझाएं। जी मैं जी इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत क्या है, कितने डॉलर है? किसकी बात कर रहे हैं, क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, पाम ऑयल की बात कर रहे हैं? मैं क्रूड ऑयल की बात कर। अच्छा, मैं वैसे पाम ऑयल की बात, क्रूड ऑयल मेरा ख्याल है इस वक्त $80 से 85 के दरमियान है पर बैरल है। और ये पेट्रोल जो यहाँ पे आता है, इसकी कीमत मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा सुने, ये बड़ा लंबा फार्मूला, मैं पिछली बात कर लूँ फिर आपको मैं जवाब देता हूँ। ये टेक्निकल बात है, लेकिन मैं आपको मैं अपनी सियासी बात करने लगा हूँ वो मैं कर लूँ, फिर आपको जवाब देता हूँ। जो इनको बिजली की बात समझ नहीं आई, बिजली का मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब ने कमीशन लेके 38,000 मेगावाट के मुआहदे करके वो लंदन भाग गए हैं दवाई लेने के लिए, और हमें इस वक्त बिजली हमारी बिकती है 17,000 मेगावाट। बाकी हम पैसे देते हैं जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की, जो भी आप कह लें उनके नाम के, क्योंकि बिजली की कंजम्पशन, बिजली की खपत कम है और महंगे मंसूबे लगे हुए हैं और इनके पैसे हमने देने। इसलिए इस हुकूमत ने फैसला किया है कि सर्दियों में कोई भी सब्सक्राइबर, कोई भी बिजली का गाहक जो है, अगर पिछले सालों के मुकाबले में, पिछले साल इस महीने के मुकाबले में इजाफी बिजली ख़रीदता है, जो गैस के मुतबादल इस्तेमाल करता है, उसको ये सस्ती मिलेगी। ये झूठ नहीं है, ये सच है। उसी तरह सच है जिस तरह मियाँ साहब ने 38,000 मेगावाट के मंसूबे महंगे लगा के अपना कमीशन लेके माशाल्लाह वो लंदन गए हुए। तो ये हकीकत है, इसको भी तस्लीम करें। बाकी आपने कहा कि आटा इतने का हो गया, डॉलर इतने का हो गया। बीबी आपके दौर से पहले मुशर्रफ के दौर में डॉलर 36 का था,
तो वो आपके दौर में 100 का हो गया, आपने कम नहीं कराया था। आटा मुशर्रफ के दौर में 10 रुपए का था, अभी आप 35 रुपए का बताते हुए खुशी महसूस करते हैं। और जो जिस प्लॉट में और आप घर में हम और आप रहते हैं वो चंद लाखों के थे, आज वो करोड़ों के हो गए, तो कीमतें बढ़ती हैं। हाँ, एक चीज इस वक्त 9.4% है, जो ज्यादा है, लेकिन वो ज्यादा होने की वजह दो है। एक जो आप करंट अकाउंट के खसारे छोड़ गए थे। उस्मा बुखारी साहिबा की तरफ भी जाता हूँ, लेकिन मेरी बात तो सुन लें। बात ये है सर कि जो आप कह रहे हैं ना, मुशर्रफ के दौर में इतना था, फिर नवाज शरीफ के दौर में इतना, पीपल्स पार्टी के दौर में इतना हुआ, फिर नवाज शरीफ के दौर में इतना हुआ, और आपके दौर में अब ज्यादा हो गया। तो वक्त के साथ महंगाई हो रही है। मुझे एक दफा बता दें कोई चीज सस्ती हुई हो, सुनते हैं ये तो देखे ना, ये बड़ा आसान है। मेरे अब्बू के दौर में आटा 2 रुपए किलो था, आज इतने का किलो था। इसका मतलब है मैं सबको बुरा तो मैं आपको बताने लगा, ये तो अब्बू के दौर की बात है, मुझे सुनाने लगा कि आप मेरी बात तो सुन लें कि अब्बू के दौर में वाकई अगर इजाजत दे तो मैं बता देती हूँ। नहीं चलते थे ना, मैं आ गया जी। मैंने अपने अब्बू को कहा है, वैसे मैंने किसी को, मैंने अपने अब्बू को कहा है, इसको माइंड ना कीजिएगा। चलो सर, जिसके भी अब्बू को कहा है, हम तीनों के अब्बू के दौर में कीमतें बहुत कम थी, तब तो अन्नों में भी चीजें आ जाती थी ना सर, ठीक है, ऐसे ही है। अब बात ये है तो किस को बुरा कहें? इन्फ्लेशन नवाज शरीफ को बुरा कहें, नवाज शरीफ को लाने वाले जिया को बुरा कहें, उस जनरल जिलानी को बुरा कहें, किसको कहें? Now listen to me, आप परसेंटेज देखते हैं कि महंगाई की शरह क्या है हर दौर में। आप ये नहीं देखेंगे कि आज से 50 साल पहले इतने का था, तो आज 50 साल पहले वो तो ज्यादा ही। सदाकत साहब प्लीज लिसन टू मी, लिसन टू मी सर, लिसन टू मी सर। आपने परसेंटेज देखी, प्री कोरोना भी तो देखे ना, आप लोगों की परसेंटेज हाई थी, और टेक्निकली शायद आवाज लेट आ रही है। जी जी, वो इसलिए शायद मसला होता है। अच्छा चलें जी, उस्मा बुखारी साहब आप क्या कहना चाह रही हैं, फरमाइए। देखिए, पहले तो बात यह है कि अब्बू की तो बात ही ना करें, चूंकि हमारे अब्बू की बात तो चले हम कर लेंगे, आपके लिए छेड़ बन जाएगी, तो वो रहने दें जी। ये जो आपने बिजली की पहले बात कर लेते हैं, बिजली की जो आपने IPPs का एक कमीशन बनाया था, उसकी आपने रिपोर्ट लेके आनी थी। आपने कहा था बहुत, आप जो आज टीवी पे बैठ के इल्जाम लगा रहे हैं ना, ये इल्जाम नवाज शरीफ के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर आप लगाने के काबिल नहीं है। किसी कोर्ट में गए आप ये इल्जाम लेके? टीवी पे बैठ के आप जो मर्जी बोल देते हैं, जो मर्जी आपका दिल करता है आप करते हैं। और जरा अपने CPEC के जो आज के आपके वो खालिद साहब, जो मसूद साहब हैं, जरा उनका इंटरव्यू देखिए, अगर नहीं है तो मैं भेज दूंगी। हमारे सारे बिजली के मंसूबे जो है वो CPEC के अंडर लगे, और उसके अंदर उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, मैं नहीं कह रही, आपकी हुकूमत के मावने खसूसी कह रहे हैं कि बिजली सस्ते तरीन मंसूबे लगे और उसके अंदर बिल्कुल शफाफियत है। तो पहले तो ना ये चोर डाकू के मंत्रे को जो है वो बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक लिया करें। महंगाई जो है, चीजों की कीमत बढ़ती रहती है, लेकिन महंगाई वो कितने परसेंटेज हो, जो आपका इत्तेशाम आपका कि बीन बजाने की कोशिश कर रहा था, इनके आगे बीन ही बजाई जा सकती है। जब आपने, और ये जो मैंने प्राइसेस बताई थी यूटिलिटी स्टोर के ऊपर, सदाकत अब्बासी साहब, यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आपने ये कीमतें बढ़ाई हैं, और अगर आपने कीमतें बढ़ानी थी तो ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी? आप 30 रुपए मुझसे कम करेंगे, लेकिन मैं अपनी जेब से आपको 23 रुपए दूंगी। ये तमाशा ये कहीं और जाके कीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये इनको इल्जामात लगाने के जो इनका वतीरा है ना, अगर तो इमरान खान ने चीनी बाहर ना भिजवाई होती, सब्सिडी देने के बावजूद प्राइस हाइक यहां पर ना कराई होती, तो मैं कहती, अगर आपकी आटा कमीशन की रिपोर्ट ने ना कहा होता कि बुजदार साहब अपने वजीर खुराक के साथ, जिसको बाद में हटा दिया गया, उसके साथ इन्वॉल्व हैं, आपके फूड सिक्योरिटी का वजीर जो है वो खड़े होकर कहे कि जो है हमें नहीं पता गंदुम कहां चली गई, गंदुम अफगानिस्तान स्मगल हो जाती है, तो सवाल आपसे होगा। इसीलिए आपको नैब के अंदर जो है वो आपको इस्लाहात करके उसमें से ECC भी निकाल दो, उसमें कैबिनेट भी निकाल दो, प्रोविंशियल भी निकाल दो, फलाने भी निकाल दो। ऐसे निकाला नहीं जाना। आपसे हमने आटा चीनी चोरी का जवाब लेना है, अद्वियात का जवाब लेना है। और आपके प्रोग्राम में आखिर में ये कह दूं, एहतशाम आप ही के साथ, क्योंकि बड़ा रेलेवेंट है, आपके साथ बाजी फरदौस थी मेरे साथ प्रोग्राम में डस्का के इलेक्शन के हवाले से, और उन्होंने मुझे कहा था कि वो मुझे कोर्ट ले जाएंगी, क्योंकि मैंने उन पर इल्जाम लगाया था कि आपने तमाम। वक्त खत्म हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल ख़वातीन दोबारा मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।